हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ तरुण कुमार। तो 9th क्लास का चैप्टर हम लोग 5 पढ़ रहे थे लोग, ठीक है, जिसमें इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को ख़त्म कर दिए थे लोग। आज पार्ट 2 है जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे लोग। भारती भवन का है, क्लास 9th, ठीक है, खाद्य संसाधन। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनाजों के उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता क्या है। चलिए देखते हैं लोग। उत्तर: हमारे देश की जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ती जा रही है, उस रफ्तार से इतनी बड़ी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, आप जान गए लोग, आज हमारे देश की आबादी कम से कम 135-36 करोड़ से भी ज़्यादा ऊपर आसपास पहुंच गई है। तो उनको भरण पोषण के लिए हमें क्या चाहिए, तो अनाजों की ज़रूरत चाहिए होता है, फसलों की ज़रूरत चाहिए, तभी उन सबका पेट भरा जा सकता है। और इतनी बड़ी आबादी कहाँ बसता है लोग, तो सब खेती वाले जगहों पे जाके ये लोग क्या करते हैं, लोग घर बनाते हैं लोग, रहते हैं लोग। तो एक तो खेती के लिए ज़मीन कम पड़ जा रहा है, इसीलिए हमें ऐसा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ऐसा उपकरण की ज़रूरत है जो बंजर भूमि पर भी क्या करे, पौधों को उगाने में मदद कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, मौसम के आधार पर फसल को कितने प्रकार होते हैं, तो बाबू 3 प्रकार के होते हैं, खरीफ फसल, रबी फसल और ग्रीष्म फसल। ठीक है, तो याद रखिएगा लोग, जो है रबी फसल होता है ना, तो इसे जून जुलाई में बोया जाता है। कब, तो जून जुलाई में क्या किया जाता है बाबू, इनको बोया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, और अक्टूबर तक काट लिया जाता है। ठीक है, अक्टूबर तक क्या किया जाता है, काट दिया जाता है खरीफ फसल में। अब खरीफ फसल में आपका आ जाएगा क्या, तो कपास आ जाएगा। ठीक है, कपास, ईख, ठीक है, ईख आ जाएगा। ठीक है, जिसे आप लोग गन्ना भी बोलते हैं लोग। बाजरा आ जाएगा, बाजरा। ठीक है, मकई भी आ जाएगा, ज्वार भी आ जाएगा। ठीक है बाबू, समझ गए लोग। चलिए, तो खरीफ फसल कब बोई जाती है, क्वेश्चन आप लोग से पूछ देगा, खरीफ फसल कब बोई जाती है, तो आप लोग को लिखना होगा जून जुलाई में बोई जाती है, लगाई जाती है। और काट कब दिया जाता है, तो अक्टूबर के लास्ट तक क्या किया जाता है, इस फसलों को काट दिया जाता है। ये फसल कौन कौन होते हैं बाबू, तो कपास, ईख, बाजरा, ज्वार, धान, ठीक है, मूंगफली भी आ जाता है, ये बोया जाता है। ठीक है, हटा दिया जाए, नेक्स्ट देखा जाए। इसमें क्या है, रबी फसल। आइए रबी फसल देखा जाए, तो रबी फसल में अगर देखा जाए तो इनकी बुआई अक्टूबर में इनकी बुआई होती है। ठीक है, अक्टूबर में इनको क्या किया जाता है बाबू, अक्टूबर में इनको लगाया जाता है और इसको मार्च में काट लिया जाता है। मार्च में क्या किया जाएगा, इनको काट दिया जाता है। तो इस में क्या कहा जाता है बाबू, तो सरसों आ जाता है। ठीक है, इसमें सरसों आ जाएगा। आलू का भी खेती किया जाता है इसी समय, आलू आ जाएगा। ठीक है, आलू भी हो जाता है। और क्या होगा इसमें बाबू, तो मटर भी आ जाते हैं, मतलब कि अभी समझ सकते हैं लोग, मटर भी आ जाता है, इत्यादि सब। इसमें मटर, अब जैसे गेहूँ, चना इत्यादि, ये क्या है, तो रबी फसल के उदाहरण हैं। ठीक है बाबू, नेक्स्ट ग्रीष्म फसल में आते हैं लोग, जो गर्मियों के दिनों में बोया जाता हो। ठीक है, आइए थोड़ा ग्रीष्म फसल के बारे में देखा जाए। तो देखिए, इनको जो ना बाबू मार्च से जून में क्या होता है बाबू, इनको बोया जाता है। चलिए, अब इनमें देखो क्या क्या होता है बाबू, तो इनमें धान आ जाएगी, इसमें भी क्या है, मकई आ जाती है, आलू आ जाते हैं, मूंगफली आ जाता है। मतलब गर्मियों के दिनों में क्या किया जाता है, इनको बोया जाता है। आप देखते हैं मार्च में थोड़ा सा गर्मी भी आने लगता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखा जाए। ग्रीष्म काल के फसल समझ ही लिए लोग, कब बोया जाता है। चलिए नेक्स्ट, मतलब गर्मियों के दिनों में ये फसल उगाई जाती है। चलिए, अब समुन्नत किस्म के एक प्रमुख गुण एवं एक मुख्य दोष को बताना है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो देखिए इसको, हाँ इसको देखा जाए, ये रहा। अब यहाँ पे देखिए बाबू, ये थोड़ा सा ये, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, सेट हो गया। समुन्नत किस्म के एक मुख्य गुण एवं एक मुख्य दोष को बताना है। तो इसका उत्तर होगा बाबू, समुन्नत किस्म के एक मुख्य गुण एवं एक मुख्य दोष निम्नलिखित हैं। पहल का इसका जानते हैं क्या दिक्कत है? गुण उच्च उपज। समुन्नत किस्म से पारंपरिक किस्मों की अपेक्षा बहुत अधिक पैदावार मिलती है, ठीक है, पहला। और इसका दोष जानते हैं क्या है? इसमें चारे की कमी आ जाती है। दोष कम चारे की प्राप्ति। समुन्नत किस्म के से देसी किस्मों की अपेक्षा कम चारा उपलब्ध होता है। इसमें यह होता है ना, जिनके घर गाय होता है तो उनमें चारा की कमी आ जाती है, ठीक है, समझ गए। आइए पारंपरिक जो गुण के द्वारा क्या किया जाता है, इस किस्मों की अपेक्षा बहुत अधिक पैदावार मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला? संकरण के लिए किस प्रकार के जनकों का चयन किया जाता है? ठीक है, संकरण के लिए किस प्रकार के जनकों के चयन किया जाता है? तो उत्तर देखिए, संकरण के लिए वैसे जनक को चयन किया जाता है जिसमें एक में वांछित गुणों का अभाव हो, मतलब कमी होता हो। जैसे जो एगो पौधा ऐसा लीजिए जिसमें वो ज़्यादा पैदावार नहीं होता है, ज़्यादा फल नहीं देता है, तथा पर दूसरे में अधिक वांछित गुण मौजूद हो, और दूसरा जिसमें अधिक गुण क्या होता है तो रहता है, उनको संकरण के लिए पर्याप्त माना जाता है, ठीक है। एक जिसमें कि अवांछित गुणों की अभाव और दूसरे में अवांछित गुणों की मौजूदगी ज़्यादा होना चाहिए, तभी संकरण किया जाता है, ठीक है। और ये करने का फ़ायदा क्या होता है? तो करने का ये फ़ायदा होता है ना, जो खराब फसल होता है ना, वो अच्छे फसल पे अगर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है ना, तो वो भी अच्छा फसल हो जाता है और बहुत अच्छा हम लोग को चीज़ों को प्राप्ति हो जाता है, ठीक है। उसको हम डिटेल नहीं बताने क्योंकि आपको डिटेल दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन 5, बृहद पोषक क्या है और इन्हें बृहद पोषक क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, बृहद पोषक एक प्रकार का पादप पोषक होता है और इन्हें बृहद पोषण इसलिए भी कहा जाता है कि ये पोषक पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। समझ गए लोग? याद रहेगा। चलिए आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि पौधे अपना पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मतलब पोषक अपना किस प्रकार, तो पौधे अपना पोषक तत्वों की प्राप्ति हवा द्वारा, पानी द्वारा, मृदा द्वारा या फिर खाद और उर्वरकता द्वारा ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं, पौधा अपना पोषक मतलब अपना रहन सहन किस तरीके से करते हैं लोग, तो हवा, पानी या मृदा, ठीक है। अब ब्रैकेट में खाद तथा उर्वरक, इन सब के द्वारा क्या करता है लोग, अपना पोषक तत्व लेता है लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, चलिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग प्राकृतिक उर्वरकों की तुलना में आसान क्यों होता है? रासायनिक, ठीक है। अब देखिए, प्राकृतिक उर्वरकों को परिवहन और भंडारण में परेशानी होती है, ठीक है। प्राकृतिक जैसे क्या बताएं, जैसे गाय गोरू का जो गोबर ओबर होता है, सब्जी उब्जी का जैसे छिलका उलका होता है जिसमें कीड़ा उड़ा लग जाता है, तो वो प्राकृतिक क्या होता है, प्राकृतिक उर्वरक होते हैं जिसको घर पे तैयार किया जाता है। एक सपोज के लिए देखा जाए कि आपको एक ट्रक अगर देखा जाए ना, तो एक ट्रक या फिर एक ट्रैक्टर आपको गोबर इकट्ठा करना है ना, तो उसके लिए एगो अलग जगह चाहिए होता है। अब बहुत जगह घेरता है वो, ठीक है। और प्राकृतिक उर्वरक में ये भी होता है ना कि उनमें ज़्यादा पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता है। वैसे पौधे जिनको ज़्यादा पोषक तत्व की ज़रूरत होता है वो प्राकृतिक उर्वरक में नहीं मिल पाता है, ठीक है। जैसे कि गेहूं और धानी हो गया, तो उनमें ये प्राकृतिक जो उर्वरक होता है ना, ये अपर्याप्त होता है उनको पोषण तत्व देने के लिए। लेकिन उसके अपोजिट ये रासायनिक उर्वरक का प्रयोग बहुत आसान होता है, क्योंकि इनको स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनको लेकर आइए, सीधा खेत में फेंक दीजिए, और इनमें
प्राकृतिक उर्वरकों की अपेक्षा जो रासायनिक उर्वरक होता है ना, इसमें अधिक तत्व पाया जाता है। ठीक है, और इनको आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। अब इनके जैसे ये नहीं कि वो घर के कोना में पूरा क्या करिए तो गोबर एकदम रखे रहिए, समझे लोग। तो चलिए इसको हम थोड़ा पढ़ देते हैं, आप समझ लिए होंगे। प्राकृतिक उर्वरक को परिवहन और भंडारण में परेशानी होती है, साथ ही इसमें पोषक तत्व के विशिष्ट की कमी होती है। जिन फसलों में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अब ये देखिए ये तीनों चीज़ धान और गेहूँ में चाहिए होता है। ठीक है, गेहूँ और धान में इनको चाहिए होता है पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो अब मान लीजिए कि उसमें अगर प्राकृतिक उर्वरक डालिएगा तो वो तो अच्छा से हो नहीं पाएगा, पैदावार नहीं हो पाएगा। ठीक है, आदि की आवश्यकता होती है। अतः रासायनिक उर्वरकों का उपयोग प्राकृतिक उर्वरकों से आसान होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। या कार्बनिक खेती में क्या होता है। कार्बनिक खेती में बाबू क्या होता है, तो आइए देखते हैं लोग। चलिए, तो खेती की वह पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरकों, पीड़कनाशकों तथा अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम या बिल्कुल ना कर कार्बनिक पदार्थों का उपयोग हो, कार्बनिक खेती कहलाता है। समझ गए लोग कार्बनिक खेती। चलिए, अब इसमें कार्बनिक खेती में ना जैसे जानवरों का मल मूत्र हो गया, जीव जंतुओं का गोबर ओबर हो गया, पत्तियों उत्तियों का सड़ा हुआ चीज़ हो गया, वही सब चीज़ों क्या किया जाता है, खेतों में डाला जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। चलिए, फसल के लिए सिंचाई का महत्व क्या है। सिंचाई मतलब कि पानी देना, फसलों में क्या देना, पानी। तो सिंचाई, पानी देना कृषि की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम नदी, तालाब, कुआं, विभिन्न स्रोतों से फसलों के जल की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं ताकि फसल सूख ना पाए और पैदावार अच्छी और भरपूर हो। इसीलिए हमें सिंचाई करना चाहिए, चाहे इसीलिए हमें सिंचाई का महत्व देना चाहिए। ठीक है, सिंचाई करने से एक चीज़ और होता है क्या कि फसलों में जब आप खाद डालते हैं या फिर उर्वरकता डालते हैं लोग, तो फसलों के ऊपर ही रह जाता है, ज़मीन के ऊपरी सतह ही पे रह जाता है। तो जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं लोग, सिंचाई करने से ना, जैसे मान लीजिए सपोज एगो पौधा है, ठीक है, एगो पौधा है, तो पौधा पे आप खाद डालें तो यहीं पे है, इतना है। जब इसके ऊपर पानी डालिएगा ना, इसके ऊपर पानी डालिएगा तो ये क्या चले जाएगा, इसके जड़ों में चला जाता है। ठीक है, तो सिंचाई से इनको भरपूर ताकत मिल जाता है, पोषण तत्व मिल जाता है, और ऊपर जितना हुमस का मात्रा होता है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखा जाए। चलिए, नदी जल उठाव प्रणाली में क्या होता है। ठीक है, नदी जल उठाव प्रणाली में क्या होता है, तो देखिए इस प्रणाली के अंतर्गत नदी के जल को अन्य माध्यमों से खींचकर खेतों की सिंचाई की जाती है। ठीक है, सिंचाई मतलब पानी पटाई जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, मतलब वैसा ये जगह के लिए नदी जल उठान प्रणाली यूज आता होगा ना, जहाँ पे नदी कुआं नहीं होता होगा, मतलब तालाबों से दूर से क्या करता है लोग, पानी लेकर अपने खेतों में क्या करता है लोग, पटाता है लोग। ठीक है, तो उसे नदी जल उठाव प्रणाली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला देखा जाए, 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिश्रित फसल उत्पादन एवं अंतरा फसल उत्पादन में क्या अंतर है। ठीक है, आइए देखा जाए उत्तर। तो इसमें निम्नलिखित अंतर होता है। पहले देखा जाए, मिश्रित फसल उत्पादन में एक से ज़्यादा फसलों का उत्पादन साथ साथ किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये खेत है, ठीक है, तो खेत है ना, तो अगर यहाँ पर अगर आपकी मन में आए तो यहाँ पर गेहूँ, तो यहाँ पर आप मटर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे गेहूँ, यहाँ पे मटर, कोई दिक्कत नहीं होगा उनको। ठीक है, मतलब कि वैसा चीज़ मिश्रित फसल में वैसा फसल उगाइए जिसको दोनों का ही एक साथ पानी की ज़रूरत पड़ता हो, मतलब वैसे चीज़ जो बराबर पोषण तत्वों को लेता हो, उन पे हम लोग क्या करते हैं, मिश्रित खेती यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और बोल रहा है क्या कि अंतरा क्या है, अंतरा फसल क्या कहलाता है, तो अंतरा फसल मतलब कि ये आपका खेत रहा,
ये रहा आपका खेत। तो इस लाइन में क्या करिएगा, एक फसल डाल दिए तो दूसरे लाइन में दूसरा फसल डालिएगा, फिर तीसरा लाइन में तीसरा फसल, मतलब मिक्स करके नहीं डाल सकते, मिश्रित जैसा नहीं। ये नहीं कि एगो यहाँ पे फसल हो गया, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, इस तरीके से नहीं। आपको लाइन बाई लाइन क्या होगा, डालना, मतलब पंक्तियों में सजाकर अंतरा फसल को सजाया जाता है। आई मिक्स फसल, ये समझ गए लोग आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, और यहाँ पे लिखे भी है, जबकि अंतरा फसल उत्पादन में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न में उगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए 12 नंबर। 12 नंबर देखा जाए बाबू, फसल चक्रण के लिए दलहन पौधों का चुनाव क्यों होता है। ठीक है, फसल चक्रण के लिए दलहन पौधों का चुनाव क्यों होता है, देखा जाए तो देखिए बाबू, इसका एक क्वेश्चन तो देख लिया आप लोग, आंसर पे आइए। पहले देखिए दलहन पौधे, ठीक है, दलहन पौधे में अब आप लोग जान सकते हैं दलहन पौधे में क्या क्या हो सकता है, जो भी मूंग हो गया, चाहे सरसों क्या कहा जाता है, मटर हो गया, चाहे अरहर हो गया। चलिए, तो दलहन पौधे का चुनाव इसलिए किया जाता है ताकि मृदा में पोषण तत्वों की कमी ना रहे। ठीक है, पोषण तत्वों की कमी ना रहे, पुनः पूर्ति होती रहे, क्योंकि दलहन पौधे की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु के गांठ मौजूद होते हैं और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रिक में बदल देता है, जो पौधे के लिए लाभकारी होता है। ठीक है, नाइट्रोजन को किस में बदल देता है बहू, तो नाइट्रिक में, अम्ल में बदल देता है, जो पुनः मिट्टी का उर्वरकता, मिट्टी का पोषण को भर देता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक ही प्रकार के जब आप फसल लगाइएगा, तो मिट्टी के अंदर का जितना भी पोषण तत्व है वो तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दलहन का अगर पौधा आप लगा देते हैं ना, तो दलहन के पौधे के जड़ों में जो ये चीज़ है जीवाणु, ठीक है, राइजोबियम जो है, ये क्या करता है, तो वातावरण से नाइट्रोजन ले लेता है, चाहे मिट्टियों के अंदर से नाइट्रोजन लेकर नाइट्रिक अम्ल में बदल देता है, जो इनका पोषण तत्व फिर से क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है, और फसल भी ठीक ठाक पैदा होता है और मिट्टी के लिए भी ठीक रहता है। चलिए नीचे और अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, फसल सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। ठीक है, फसल सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, तो उत्तर होगा, फसल पौधों को विभिन्न तरीकों से पीड़कों, कीड़ों, जीवाणुओं, कवकों एवं अन्य हानिकारक जीवों से मुक्त रखने की प्रक्रिया को फसल सुरक्षा कहते हैं। ठीक है, समझ गए लोग, फसल के सुरक्षा के लिए मतलब विभिन्न प्रकार के जीवों से बचाना, हानिकारक रसायनों से बचाना, कीटों से बचाना, खरपतवारों से बचाना ही फसल सुरक्षा कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, खेतों में खरपतवारों को फसल से मुक्त करना क्यों जरूरी है। तो चलो पहले पढ़ देते हैं। खरपतवार याद रखिएगा लोग, जैसे मतलब जो चीज़ हम लोग गेहूं के साथ अब घास और सूख जाता है उसी को हम लोग खरपतवार बोलते हैं लोग। तो उत्तर देखते हैं लोग, खेतों में खरपतवारों को फसल से मुक्त करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इसके कारण फसल की वृद्धि पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और फसल का ग्रोथ रुक जाता है। अतः अच्छी उपज के लिए शुरुआत में ही खरपतवारों को खेतों से निकलवा देना चाहिए। ठीक है, अगर खरपतवार रहेंगे, अगर मान लीजिए पेड़ पौधा आप जो लगाए हैं, गेहूं धान जो भी कुछ लगाए हैं, उनके साथ अगर खरपतवार आ जाता है तो आप जब खाद डालिएगा ना, तो खरपतवार जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है, इनका पोषण तत्व छीन लेता है। आप पोषण तत्व जब छीन लेगा तो जो आप पैदावार फसल उगा रहे हैं तो वो तो अच्छा से ग्रोथ नहीं हो पाएगा, उसका वो ज़्यादा पैदावार करेगा नहीं, फसल अच्छा से होगा नहीं। इसीलिए किसान लोग क्या करते हैं लोग, तो खेती करवाने से पहले क्या करते हैं लोग, खरपतवार को हटा देता है लोग। अब बहुत तरीका है, कोई उखड़वा देता है तो कोई उस पर कीटनाशक दवा, खरपतवारनाशी दवा छीड़ देता है, इत्यादि रखता है लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं लोग। 15 क्या बोल रहा है, पीड़कनाशी क्या है, खेतों में इसका उपयोग क्यों किया जाता है। चलिए आंसर देखते हैं लोग। तो बाबू, वैसे रसायन जो पीड़कों को नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाते हैं पीड़कनाशी कहलाते हैं। ठीक है, खेतों में इनका यूज इसलिए किया जाता है ताकि फसल खराब ना हो। चलिए देखिए, खेतों में इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि फसल के रोगों
मुक्त फसल को रोग मुक्त रखा जा सके, जैसे वायरस हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया इत्यादि को क्या किया जा सकता है, हम लोग रोक सकते हैं, जो उनको नुकसान फसलों को नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो फसल नुकसान नहीं होगा तो अच्छा पैदावार होगा, हम लोग को तो फसल चाहिए। चलिए अब ये नमी और तापमान खाद्यान्नों को प्रभावित कैसे करता है। ठीक है, मतलब कि अगर फसल आप खेत से उठाकर भंडारण कहीं पे किए हैं, स्टोर में कहीं रखे हैं, तो उसको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत देखना पड़ता है, कैसे कैसे चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए उत्तर, नमी और तापमान खाद्यान्नों को निम्नलिखित तरीके से प्रभावित करता है। यदि नमी की मात्रा 14% से अधिक होता है तो उसमें 14% अधिक है तो उसे 14% से कम किया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उसमें सूक्ष्म जीव, कवकों आदि की क्रियाशीलता बढ़ सकती है और वो क्या होगा बाबू, तो उसमें अंकुरित हो सकता है, नहीं उसमें अंकुरित हो सकता है, जिसके वजह से इंसानों को खाने योग्य नहीं रहेगा। दूसरा, यदि तापमान अपेक्षाकृत कम ना हो तो भी खाद्यान्न अपनी गुणवत्ता खो देता है और इंसान को खाने लायक नहीं रहता है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा जो इसका कंप्लीट करेंगे लोग। ओके, बाय।